चलिए आज हम मीन में एरिथमेटिक मीन के कैलकुलेशन में एक नया वेरिएंट पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब तक जो हमने पढ़ा है वो है एरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा पर से डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड में। उसके बाद हमने पढ़ा मिसिंग वैल्यू और मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकलते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो है रेक्टिफिकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं एक नया पॉइंट और वो है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन देखो क्या होता है, मान के चलो कि हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में, ग्रुप 1 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको लेते हैं नोटेशन N1 और ग्रुप 2 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मान के चलो N2 है। और ग्रुप 1 का मीन है उसको हम बोलते हैं सपोज x बार 1 और ग्रुप 2 के मीन को सपोज हम बोलते हैं x बार 2। तो हमारे पास दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन्स की वैल्यू अवेलेबल है। अब ये दोनों ग्रुप को कंबाइन करके कंबाइन मीन मतलब दोनों ग्रुप का पूल्ड मीन क्या है वो निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। तो हम कंबाइन मीन कैसे निकालेंगे, सिंपल टास्क है। कंबाइन मीन के लिए आप उसको बोलो x बार c, x बार कंबाइन, या आप उसको बोल सकते हो x बार 1 2, मतलब दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो x बार 1 2, तीन ग्रुप होते तो x बार 1 2 3 ऐसा लिखते थे। चलिए हम एक नोटेशन ले रहे हैं x बार c। तो x बार c क्या होगा, देखो x बार का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन कितना है। तो ग्रुप 1 के ऑब्जर्वेशंस का समेशन कितना होगा, आप बोलोगे सर n1 x बार 1, n इंटू एक्स बार करते हैं तो सिग्मा x मिलता है। ग्रुप 1 का समेशन n1 x बार 1 होगा, ग्रुप 2 के ऑब्जर्वेशन का समेशन n2 x बार 2। दोनों ग्रुप का टोटल समेशन चाहिए तो ये दोनों सम को ऐड कर दो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस n1 प्लस n2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, कंबाइन मीन फॉर टू ग्रुप्स इज n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। और ये फॉर्मूला आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। सपोज हमारे पास तीन ग्रुप है तो फॉर्मूला हो जाएगी n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ऐसे n नंबर ऑफ ग्रुप्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये कंबाइन मीन का फॉर्मूला समझ में आ गया है। अभी कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं तो उससे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स in section A of a class are 61 and the average marks of 35 students in section B of the same class are 58। तो एक क्लास के दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है और दोनों सेक्शन के एवरेज मार्क्स भी डिफरेंट है, मतलब दो एवरेज आपको दिए हैं। फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस टेकन टूगेदर, मतलब दोनों सेक्शन को कंबाइन कर दो, मतलब कंबाइन मीन निकालना है। पहले डेटा समरी प्रॉपरली प्रेजेंट करो, क्या दिया हुआ है वो पहले लिख दो। थिंग्स गिवन, तो हमेशा ये हैबिट रखो कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो दोनों ग्रुप में आप डेटा को डिवाइड कर दो और प्रॉपरली प्रेजेंट करो। ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप 1 में आप ले रहे हो सेक्शन ए और ग्रुप 2 में हम लेंगे सेक्शन बी। चलिए ग्रुप 1 में कितने ऑब्जर्वेशंस है, तो ग्रुप 1 में बोला गया है कि सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट्स है, मतलब n1 इक्वल्स टू 25 और उनके एवरेज मार्क 61 है, मतलब x बार 1 इज 61। ग्रुप 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, इसका मतलब n2 इक्वल्स टू 35 और उनके एवरेज मार्क्स है 58।
तो x बार 2 हम लिखेंगे 58। और अभी पूछा है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस टेकन टुगेदर। चलिए अभी कंबाइंड मीन इसका मतलब निकालना है। तो डेटा एक बार प्रेजेंट हो गया तो रिक्वायरमेंट में हम लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट में है कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन x बार c इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 है 25, x बार 1 है 61, तो 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 58 होल डिवाइड बाय 25 प्लस 35। देखो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये दोनों का एडिशन और डिवाइड बाय 25 प्लस 35, मतलब ये मिला के 60 हो जाएगा। चलिए पहले 25 इंटू 61 कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1525। उसके बाद 35 इंटू 58 वो हो रहा है 2030 एंड होल डिवाइड बाय 60। चलिए इसका भी आंसर निकाल देते हैं, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आंसर आ रहा है 59.25। तो ये हो गया कंबाइंड मीन। ऐसे 2 ग्रुप या 3 ग्रुप हो तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल लेवल का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसी कंबाइंड मीन के पैटर्न में हम 1-2 और वैरायटी के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। गोल्स स्कोर्ड बाय अ हॉकी टीम इन सक्सेसिव मैचेस आर 5, 7, 4, 2, 4, 0, 5, 5 and 3. How many goals a team must score in 10th match if the qualification for the final requires minimum 4 goals on an average per match? देखो यहां पर जो ये जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि सक्सेसिव मैचेस में, मतलब एक के बाद एक जो मैचेस खेली गई उसमें जो गोल स्कोर किए हैं वो दिए हुए हैं, मतलब फर्स्ट मैच में 5, सेकंड में 7, थर्ड में 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे टोटल 9 मैचेस के स्कोर्स आपको दिए हैं गोल्स के। अभी 10वां मैच खेला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 10th मैच में हम कितने गोल ये टीम करे, ऐसा उनको सजेस्ट करना पड़ेगा कि वो फाइनल क्वालिफाई करे। और फाइनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है कि जो टीम का एवरेज 4 मिनिमम होना चाहिए, 4 गोल्स पर मैच होना चाहिए। यदि आपको 9 मैचेस तक की डिटेल्स अवेलेबल है, 10th मैच बाकी है, लेकिन आफ्टर 10th मैच आपको एवरेज मेंटेन करनी होगी 4 या 4 से ज्यादा, तो उस वक्त आपको 10th मैच में कितने गोल स्कोर करने होंगे सो दैट वो मिनिमम का क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई करो और फाइनल को क्वालिफाई कर दो, ये सजेस्ट करना है। तो मैं बोलूं सिंपल सा टास्क ये है कि आप यहां जो 9 मैचेस हो चुकी है वो सभी 9 मैचेस के गोल्स का जब आप टोटल करोगे 5, 7, 4, 2, 4, 0, 5, 5, 3, तो 9 मैचेस के गोल्स का टोटल हो रहा है 35। अभी 10वां मैच बाकी है, फाइनल को क्वालिफाई करना है तो एवरेजली 4 गोल तो होने चाहिए। इसका मतलब 10 मैच का एरिथमेटिक मीन कम से कम 4 होना चाहिए। अच्छा, 10 मैच का एवरेज 4 है तो 10 मैच का टोटल गोल कितना होना चाहिए, 40 होने चाहिए। ऑलरेडी 35 गोल तो आप 9 मैचेस में स्कोर कर चुके हैं, मतलब 10th मैच के लिए आपको 40 का टारगेट अचीव करना है, तो 5 गोल्स प्लस 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब 10th मैच में कम से कम 5 गोल स्कोर करेंगे तो फाइनल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो फाइनल क्वालिफिकेशन के लिए 5 गोल की जरूरत है। लेकिन ये तो समझ लिया, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, तो इसको प्रेजेंट करने का टेक्निक हम अभी देखते हैं कैसे करते हैं।
तो पहले ही इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो 9 मैचेस जो पहले खेली हुई है उसको ग्रुप 1 में बता देता हूं, 9 मैचेस। और ग्रुप 2 में हम लेंगे 10th मैच। तो ये 9 मैचेस जो पहले खेली गई है वो ग्रुप 1 है, और ग्रुप 2 में 10th मैच, मतलब एक ही मैच हम रखते हैं 10th। तो नंबर्स की बात करें तो N1 9 हो जाएगा, लेकिन N2 1 होगा। 10th मैच है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि 10 मैच है, 10वीं मैच मतलब एक ही मैच हुई। और मीन कितना है, तो ये 9 मैचेस जो है x बार 1, उसका मीन है 35 डिवाइड बाई 9। ऐसे ही रखो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी पैटर्न से रखो, अच्छा रहेगा। और 10th मैच में कितने गोल स्कोर करने हैं वो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो दैट कंबाइंड मीन, मतलब पूरे 10 मैच का एवरेज, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड मीन, और वो कंबाइंड मीन जो है वो 4 चाहिए मुझे। तो देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था प्रीवियसली, उसमें N1 N2 x बार 1 x बार 2 देते थे और कंबाइंड मीन निकालते थे। अब क्या हुआ, N1 N2 x बार 1 दिया हुआ है, कंबाइंड भी दिया हुआ है, एक मिसिंग है x बार 2। कभी x बार 1 भी मिसिंग हो सकता है, कभी N2 मिसिंग हो सकता है। तो कंबाइंड मीन नहीं निकालना है, कंबाइंड मीन अवेलेबल है और x बार 2 निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ गोल्स टू बी स्कोर्ड इन 10th मैच, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए x बार c इज N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अच्छा, x बार c मुझे मालूम है और वो है 4, N1 है 9 और x बार 1 है 35 बाई 9। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया था। N2 तो एक ही मैच है और x बार 2 का वैल्यू हम निकालते हैं। सर इसको x बार 2 क्यों बोलते हैं? देखो एक ही ऑब्जर्वेशन हो तो मीन बोलो या ऑब्जर्वेशन का वैल्यू बोलो, एक ही चीज मानते हैं। तो फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ बिकम्स मीन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, मतलब 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 4 ये हो गया 40, एंड दैट इज इक्वल टू 9 9 कैंसिल होके ये 35 प्लस x बार 2। अब 35 को मैं माइनस करूं तो x बार 2 हो जाएगा 5। आपको कितने गोल स्कोर करने पड़ेंगे फाइनल क्वालिफाई करने के लिए? तो आप बोलोगे 5 गोल्स, और वो भी आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम, मतलब 5 से ज्यादा या एटलीस्ट ये लिख के रखो। 5 से ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 4 की एवरेज मेंटेन करनी है, तो 4 लाने के लिए 5 गोल करने पड़ेंगे। 5 से ज्यादा होगा तो एवरेज 4 से तो ज्यादा ही होगी, तो भी क्वालिफाई तो कर सकेंगे। तो फाइनल आंसर में सिर्फ 5 गोल्स मत लिखो, 5 गोल्स एटलीस्ट या 5 गोल्स मिनिमम, ऐसा आपको लिखना चाहिए। क्लियर? फिर भी एक और क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वीमेन इज 30 ईयर्स। तो कंबाइंड मीन दे दिया है। इफ द मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैन इज 32 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ वीमेन इज 27, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन वीमेन इन द ग्रुप। देखो यहां पर मैन और विमेन ग्रुप में कितने परसेंट लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ मैन एंड विमेन का प्रोपोर्शन क्या है ये पूछा है। तो क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो हमारे पास मैन एक ग्रुप है, उसका मीन अवेलेबल है, विमेन के ग्रुप का मीन अवेलेबल है, कंबाइंड मीन अवेलेबल है। लेकिन
नंबर्स दोनों ग्रुप में कितने नंबर्स है वो नहीं पता, नंबर पता होता तो हम सीधा उसके परसेंटेज निकाल सकते, टोटल का कितना प्रपोर्शन है वो निकाल सकते थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 टेक्निक अवेलेबल है। पहली एक टेक्निक हम लेते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन दिस बोथ ग्रुप्स इन टोटल 100 है। दोनों में से दोनों ग्रुप का टोटल 100, ऐसा क्यों मान लिया? 100 ही मानने की जरूरत है? नहीं, 100 नहीं रखोगे तो 1000 रखो, 500 रखो, 400 रखो, 10 रखो, जो रखना है हम रख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है, तो 100 रखे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वो सीधा 100 के बेस पे डिवाइड करके रखेगा, सीधा परसेंटेज मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि 100 रखने से काम इजीली हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ पर्संस बी 100। अब मैं ये इसको दोनों ग्रुप में डिवाइड कर लेता हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये गिवन लिख देते हैं। ग्रुप 1 में कितने लोग हैं और मीन कितना है? तो हमको तो नहीं मालूम कि ग्रुप 1 में कितने हैं, तो ग्रुप 1 सपोज हम मैन के लिए रखते हैं और ग्रुप 2 में वीमेन। तो ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में कितने लोग हैं वो हमें नहीं मालूम। तो N1 कितना है, यू कैन से अननोन, पता नहीं। तो N2 कितना है, वैसे वो भी नहीं पता, लेकिन इतना तो हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि 100 माइनस N1, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि टोटल 100 है, उस 2 ही ग्रुप है, एक ग्रुप का वैल्यू नहीं पता है N1, लेकिन N2 इतना तो हो सकता है कि बाकी के मतलब 100 माइनस N1। अच्छा, मीन मतलब x बार 1 क्या है? ग्रुप 1 का x बार 1 देखा जाए तो यहां पर लिखा हुआ है कि मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैन इज 32। तो फिर ग्रुप ऑफ वीमेन के लिए कौन सा एज है? और वो है 27। और कंबाइंड मीन x बार c जो है वो दिया हुआ है 30। अब इसके बेस पर मैं कहीं से भी N1 और N2 तो निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे उसका काम करते हैं। तो रिक्वायरमेंट परसेंटेज ऑफ मेन एंड वीमेन, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला में लूंगा x बार c N1 x बार 1 N2 x बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये वैल्यू है 30। N1 नहीं मालूम, लेकिन x बार 1 32 पता है। N2 के लिए मैं लिखूंगा 100 माइनस N1 और ये हो गया 27 होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2, मिला के तो टोटल 100 है ही। तो 100 इंटू 30 तो ये हो जाएगा 3000। 32 N1 प्लस 2700 माइनस 27 N1। चलिए ये 2700 यहां माइनस करेंगे तो ये बचेगा 300, यहां बचेगा 300। 32 माइनस 27 तो यहां होगा 5N1। तो N1 का वैल्यू निकालेंगे तो 300 डिवाइड बाय 5 मतलब 60। अच्छा, N1 60 है तो N2 40 होगा, और N1 N2 100 में 60 40 है, तो परसेंटेज ऑफ मैन और मेल, परसेंटेज ऑफ मैन इक्वल्स टू 60% एंड परसेंटेज ऑफ वीमेन इक्वल्स टू 40%। तो ये काम हो गया। अच्छा, मैं इसको 100 एज्यूम किए बिना भी सॉल्व कर सकता हूं। 100 ऐसा मैं एज्यूम ही नहीं कर रहा हूं, N1 को N1 ही रहने देते, N2 को N2 ही रहने देते, तो भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जो अलग ऑल्टरनेटिव है। तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव के हिसाब से पहले डेटा को प्रेजेंट कर लेते हैं। गिवन ग्रुप 1, ग्रुप 2
नंबर्स एंड मीन। ग्रुप 1 में हमने लिया है मैन और ग्रुप 2 में हम ले रहे हैं वीमेन। ठीक है, तो नंबर्स है ग्रुप 1 मैन, ग्रुप 2 वीमेन के लिए। N1 क्या है पता नहीं है, N2 क्या है वो भी नहीं पता। हाँ, x बार 1 का वैल्यू मुझे मालूम है, वो है 32 और x बार 2 है 27 और कंबाइंड मीन जो है x बार c वो 30। रिक्वायरमेंट है परसेंटेज ऑफ मैन एंड वीमेन। चलिए वही टेक्निक हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। x बार c n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। x बार c है 30, n1 नहीं मालूम तो n1 ही रखते हैं। x बार 1 32, n2 नहीं पता तो n2 ही रखते हैं। x बार 2 27 होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। 100 नहीं लिख सकता क्योंकि हमने एज्यूम नहीं किया हुआ है। अब ये n1 n2 को मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 30n1 प्लस 30n2 इक्वल्स टू 32n1 प्लस 27n2। अब n1 n1 वाले कोई कोएफिशिएंट एक साथ रख देते हैं, n2 n2 वाले एक साथ रख देते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि 30n2 माइनस 27n2 इक्वल्स टू 32n1 माइनस 30n1। तो यहां डिफरेंस होगा 3n2 इक्वल्स टू 2n1। अच्छा, तो आप बोल सकते हो कि 3/2 इक्वल्स टू n1/n2। तो n1:n2 जो है n1:n2 वो हो गया 3:2। 3:2 मतलब 60-40 तो पता चल गया, लेकिन इसको प्रॉपरली लिखना हो तो परसेंटेज ऑफ मैन कितने होंगे, 3:2 है। तो एक काम करते हैं 3/5, क्योंकि 3:2 मतलब 3/5 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये हो गए 60%। एंड परसेंटेज ऑफ वीमेन तो वो लिखना पड़ेगा 2/5 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 40%। तो आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना है। और मैं बोलूं कि MCQ का क्वेश्चन हो, MCQ का तो बहुत सिंपल है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। कैसे, चलिए उसकी भी एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए इसको मैं यहां सेपरेटली लिख रहा हूं फॉर MCQ शॉर्टकट टेक्निक क्या है इसी क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, कंबाइन क्या है 30 है और इसके दो ग्रुप है मैन एंड वीमेन। मैन का एवरेज है 32 और वीमेन में एवरेज है 27 और ये कंबाइन के जो दो ग्रुप है वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दो। 30 के अगेंस्ट 30 कंबाइन है, मैन का 32 एवरेज है और वुमेन का 27 है। अब क्या करो, ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 30 एंड 32 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, 30 एंड 27 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है। देखो एब्सोल्यूट मैंने यहां 32 माइनस 30 किया, यहां 27 माइनस 30 -3 होता है, ऐसा नहीं देखने का। एब्सोल्यूट डिफरेंस सिर्फ गैप कितना है, 30-32 के बीच गैप 2 का है, 30-27 के बीच गैप 3 का है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखनी है, डिसरिगार्डेड ऑफ साइन, सिर्फ एब्सोल्यूट गैप निकालो और जैसे आपका गैप मिल जाए ऐसे ऐसे क्रॉस कर दो तो यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2, तो ये इसका रेशियो हो गया, मैन वीमेन का रेशियो 3:2। अब 3:2 आ गया तो वही काम है 60-40, तो सीधा बोल दो 60% मैन एंड 40% वीमेन। MCQ में सिर्फ इतना करना है, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है बाकी पूरा कैलकुलेट करने की। तो ऐसी शॉर्टकट टेक्निक याद रखो MCQ के लिए, हाँ लेकिन प्रेजेंट करना है प्रॉपरली, ठीक है।
आप एग्जाम लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हो, तो उस वक्त आपको ये टेक्निक काम नहीं लगेगी, उस वक्त आपको ये दोनों में से कोई एक टेक्निक से काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेस्ड ऑन दिस अभी हम कुछ फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए, बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 36। तो ये 36 तक आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।